नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन का दूसरा पार्ट करेंगे हिंदी में। फर्स्ट पार्ट में हमने एमसीक्यू लिया है। हाँ, अभी आज हम क्वेश्चन 1B यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स और क्वेश्चन 2A वन लाइन आंसर, हाँ वो आज हम रिवीजन में करेंगे। तो सबसे क्वेश्चन 1B है फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो उसमें फर्स्ट है चैप्टर 4 पोएम 4 का है, उठो धरा के डैश सपूतो पुनः नया निर्माण करो। तो इसकी ब्लैंक्स में आंसर आएगा अमर। सेकंड है युग युग के डैश सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। तो यहाँ पे आएगा मुरझे, मतलब मुरझे सुमन में आंसर होगा। हाँ, थर्ड है डाल डाल पर बैठे डैश कुछ नए स्वरों में गाते हैं। तो इसका आंसर आएगा विहग यानी कि पंछी। फोर्थ है नूतन मंगलमय डैश से गुंजित जग उद्यान करो। नूतन मंगलमय, तो इसका आंसर होगा ध्वनियों से। हाँ, क्या होगा आंसर? ध्वनि। शत शत दीप जला डैश के नवयुग का आह्वान करो। शत शत दीप जला डैश के, तो इसमें आंसर होगा ज्ञान के। रिपीट करूँ आंसर, फर्स्ट का आंसर होगा अमर, सेकंड का मुरझे, थर्ड का विहग, फोर्थ का ध्वनि ध्वनियों और फिफ्थ का ज्ञान। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप पोएम की ब्लैंक्स कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे फिफ्थ चैप्टर की। फिफ्थ चैप्टर की फर्स्ट ब्लैंक है, यह जरूरी है कि आप निरंतर डैश अर्जित करते रहो। तो इसका आंसर होगा ज्ञान। सेकेंड है हमारे देश की जनसंख्या 1 डैश से अधिक है। तो इसका आंसर होगा अरब। थर्ड है डॉक्टर कलाम के अनुसार सन डैश तक भारत एक विकसित देश बन जाएगा। तो 2020 तक। फोर्थ है उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी को ऋण देते समय बैंक उसकी डैश देखते हैं। तो इसका आंसर होगा पात्रता, मतलब उसकी योग्यता, कि उसमें कितनी कैपेसिटी है, वो कितना क्लेवर है, उस हिसाब से मिलती है। जिम्मेदारी राजनीतिज्ञ डैश नीतियाँ बनाता है। तो इसका आंसर होगा दूरदर्शिता पूर्ण। वापस से आंसर रिपीट करती हूँ। फर्स्ट का आंसर होगा ज्ञान, सेकंड का होगा अरब, थर्ड का होगा 2020, फोर्थ का होगा पात्रता और फिफ्थ है दूरदर्शिता। आया समझ में? तो यहाँ पर फिफ्थ चैप्टर की ब्लैंक्स कंप्लीट होती है। अभी हम करेंगे सिक्स्थ चैप्टर जिसका नाम है भरत। सिक्स्थ चैप्टर की ब्लैंक्स करेंगे। फर्स्ट ब्लैंक्स है तेरा नाम ऋषियों ने डैश रखा है सो ठीक है। तो इसका आंसर होगा सर्वदमन। सेकंड है क्या कारण है कि मेरा डैश इस बालक की ओर उमड़ा सा जाता है। तो इसका आंसर होगा स्नेह। थर्ड है बालक की शोभा प्रातः डैश को लज्जित कर रही है। तो कमल को, किसको? आंसर क्या होगा? कमल। फोर्थ है तुमने डैश के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है। तो इसका आंसर होगा तपोवन। फिफ्थ है इस रक्षाबंधन का नाम डैश है। तो इसका आंसर होगा अपराजिता। वापस से रिपीट करती हूँ सिर्फ आंसर। फर्स्ट का आंसर होगा सर्वदमन, सेकंड का स्नेह, थर्ड का कमल, फोर्थ का तपोवन और फिफ्थ का होगा अपराजिता। इज इट क्लियर? हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन 2B यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स का रिवीजन कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सेक्शन B का क्वेश्चन 2A। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए जो 4, 5 और 6 चैप्टर के है। सबसे पहले करते हैं फोर्थ पोएम के फर्स्ट लाइन वन लाइन आंसर। कवि ने धरती के सपूतों का किस तरह आह्वान किया है। हाँ, आह्वान करना मतलब उसको बुलाना ऐसे।
तो कवि ने देश का नव निर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है। हाँ, क्या है, वापस से बोलती हूँ। कवि ने धरती के सपूतों का किस तरह आह्वान किया? तो कवि ने देश का नव निर्माण करने के लिए धरती के सपूतों का आह्वान किया है। सेकंड है, लोगों में नई उमंगें और तरंगे क्यों हैं? तो इसका आंसर है, लोगों में नई उमंगें और तरंगे है क्योंकि सदियों की पराधीनता के बाद जो स्वाधीनता मिली है। पराधीनता यानी गुलामी और स्वाधीनता यानी आज़ादी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सदियों की गुलामी के बाद आज स्वाधीनता मिली है। हाँ, दोनों हिसाब से लिखोगे तो भी सही होगा। तो ये 2 क्वेश्चन है। सेकंड वापस से रिपीट करती हूँ, लोगों में नई उमंगें क्यों हैं? तो सदियों के पराधीनता के बाद स्वाधीनता मिली है। थर्ड है, कवि ने प्रातः काल को नया क्यों कहा है? तो इसका आंसर है, कवि ने प्रातः काल को नया कहा है क्योंकि यह स्वतंत्रता का प्रभाव है। वापस से रिपीट करती हूँ, कवि ने प्रातः काल को नया कहा है क्योंकि यह स्वतंत्रता का प्रभाव है। फोर्थ है, डालों पर बैठे पंछी क्या कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा, डालों पर बैठे पंछी नए स्वरों में गा गा कर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। हाँ, वापस से रिपीट करती हूँ कि डालों पर बैठे पंछी नए स्वरों में गा गा कर अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। फिफ्थ है, नूतन मंगलमय ध्वनियों से किसे गुंजित करना है? तो इसका आंसर होगा, नूतन मंगलमय ध्वनियों से जगत रूपी उद्यान को गुंजित करना है। सिक्स्थ है, कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? तो इसका आंसर है, कवि ने सरस्वती के पावन मंदिर को शुभ संपत्ति कहा है। वापस से रिपीट करूं कि कवि ने किसे शुभ संपत्ति कहा है? तो कवि ने सरस्वती के पावन मंदिर को शुभ संपत्ति कहा है। सेवेंथ है, नवयुग का आह्वान कैसे किया जाएगा? निर्माण पे कट है, आह्वान करना है। तो इसका आंसर होगा, नवयुग का आह्वान ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर किया जाएगा। हाँ, क्या होगा? नवयुग का आह्वान ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाकर किया जाएगा। तो यहाँ पर 4th पोएम के 1 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे 5th चैप्टर के 1 लाइन आंसर। फर्स्ट है, शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम ने छात्रों को किसका जीवंत उदाहरण दिया है? उदाहरण। हाँ, तो इसका आंसर है, शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम ने छात्रों को पक्षी के उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण दिया है। हाँ, वापस से आंसर बोलती हूँ, शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम ने छात्रों को पक्षी के उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण दिया है। सेकंड है, डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है, डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प, जी तोड़ मेहनत और साहस के साथ निश्चित दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। वापस से रिपीट करती हूँ कि डॉक्टर कलाम के अनुसार जीवन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प, जी तोड़ मेहनत और साहस के साथ निश्चित दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। थर्ड है, डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तो इसका आंसर होगा, डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है। वापस से रिपीट करती हूँ कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मान्यता जनसंख्या वृद्धि को रोकने में सहायक है?
तो इसका होगा छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता जनसंख्या की वृद्धि को रोकने में सहायक है। हाँ, क्या कौन सा है? तो छोटा परिवार सुखी परिवार, ये स्लोगन रोकने को, जनसंख्या वृद्धि को रोकने को तैयार है। नेक्स्ट है, हमें विघ्न बाधाओं को कैसे पराजित करना चाहिए? तो इसका होगा हमें कठोर परिश्रम अपने उत्कृष्ट कार्यों से हमें विघ्न और बाधाओं को पराजित करना होगा। क्या होगा कि हमें कठोर परिश्रम करके और उत्कृष्ट कार्यों से परिश्रम भी करना है और अच्छे काम भी करना है। तो अगर ये दोनों करेंगे तो हमारे विघ्न और बाधाएं जितनी भी है वो सारी दूर हो जाएगी। तो इसमें इस वीडियो मतलब इसमें ये 5 क्वेश्चन किए हैं। हाँ, अभी है क्वेश्चन नंबर 6। महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषता थी? क्वेश्चन 6 है। हाँ, तो आंसर है महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की यह विशेषता थी कि उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांत में निष्ठा के साथ सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना भी मिली थी, मतलब उन्होंने उसमें मिलाई थी। हाँ, क्या होगा? महात्मा गांधी के राजनीतिक सिद्धांत की यह विशेषता थी कि उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांत में निष्ठा के साथ सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना भी मिलाई थी। हाँ, या तो मिल की थी, मतलब उसमें मिलान किया था उसका। 7th है, मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना किस बात का सूचक है? तो आंसर होगा मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना इस बात का सूचक था कि भविष्य में अनुत्पादक वस्तु पर अनावश्यक खर्च नहीं होंगे। क्या होगा इसका आंसर? कि भविष्य में मंच पर बड़ी कुर्सी का न होना इस बात का सूचक था कि भविष्य में अनुत्पादक वस्तुओं पर अनावश्यक खर्च नहीं होंगे। हाँ, मतलब जिस काम के जिसकी ज़रूरत नहीं है जिस वस्तु की, उसके ऊपर वेस्ट खर्च नहीं होगा। तो ठीक है, चलो अब हम करेंगे चैप्टर 6 के 1 लाइन आंसर। पहला है, सर्वदमन क्या करना चाहता था? तो इसका आंसर है सर्वदमन सिंह शावक के दांत गिनना चाहता था। सेकंड है, तपस्विनी के अनुसार बालक का नाम सर्वदमन सार्थक क्यों था? तो इसका आंसर है तपस्विनी के अनुसार बालक का नाम सर्वदमन सार्थक था क्योंकि वह वन के प्राणियों से निर्भय होकर खेल रहा था। क्यों? तो क्योंकि वह वन के प्राणियों से निर्भय होकर खेल रहा था। थर्ड है, दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर क्यों चकित रह गए? तो इसका आंसर होगा दुष्यंत सर्वदमन की हथेली को देखकर चकित रह गए क्योंकि उसमें चक्रवर्तियों के लक्षण थे और हथेली कमल के समान सुंदर थी। हाँ, क्या था? तो क्योंकि उसमें चक्रवर्तियों के लक्षण थे और हथेली कमल की तरह सुंदर थी। फोर्थ है, दुष्यंत के अनुसार कौन से मनुष्य धन्य है? तो इसका आंसर होगा दुष्यंत के अनुसार वे मनुष्य धन्य है जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उसके अंग की धूलि से अपनी गोद मेली करते हैं और उनके तुतले बोल सुनते हैं। वापस से रिपीट करती हूँ कि दुष्यंत के अनुसार वे मनुष्य धन्य है जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उसके अंग की धूलि से अपनी गोद मेली करते हैं और उनके तुतले बोल सुनते हैं। 5th नंबर का है जो इसमें है, मैं ओरली बता देती हूँ, शायद फोटो में नहीं आया है। दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरन से क्यों करते हैं? तो दुष्यंत अपनी तुलना प्यासे हिरन से करते हैं क्योंकि जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरन को व्याकुल करती है, वैसे ही शकुंतला
उनकी पत्नी है या अन्य स्त्री है, ये बात दुष्यंत को व्याकुल कर रही है। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, इसमें भले 7 दिया है लेकिन 6 है। बालक को रक्षाबंधन किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा बालक को रक्षाबंधन महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने दिया था। किसने दिया था? तो महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने। रक्षाबंधन के सांप न बनने पर दुष्यंत क्या अनुभव करते हैं? तो रक्षाबंधन के सांप न बनने पर दुष्यंत अपना मनोरथ पूर्ण होने का आनंद अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? तो अपना मनोरथ पूर्ण होने का आनंद अनुभव करते हैं। शकुंतला किसकी पुत्री है? या तो थी, सॉरी, तो शकुंतला मेनका नाम की अप्सरा की पुत्री थी। हाँ, किसकी पुत्री थी? तो मेनका नाम की अप्सरा की पुत्री थी। कौन? तो शकुंतला। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स और 1 लाइन आंसर, मतलब एक एक वाक्य में उत्तर, ये रिवीजन कंप्लीट होता है। ये पूरा आपको नोटबुक में लिख लेना है अच्छे से, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सको। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे पूर्ण होता है। थैंक यू।